Hello everyone, myself Dr. Barkha Singh. Welcome back to our aspirants. So in this page, you will see drug collection time, right? As per the season differentiation. So we'll see different opinions starting from Charith Charaka, Rajnikantu and Charandara. Okay, बहुत जरूरी पॉइंट है ये, यहाँ से मान के चलिए संग्रह से क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम जो है सिराओं का मूल देखेंगे, ठीक है, सिराओं के बारे में डिस्कशन करेंगे, वर्णाश्रय है और श्रेष्ठांजन, वर्षा ऋतु। तो ये थोड़ा सा दिनचर्या वाला, ऋतुचर्या वाला पार्ट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एक दो पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट योनि व्यापद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। योनि व्यापद से हर साल एआईपीजीटी में एक नए क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे से वो लक्षण पे हो चाहे से वो दोषों पे हो, ठीक है। तो लक्षण दोष दोनों ही पूछे जा सकते हैं और इस पर मैच द फॉलोइंग के फॉर्मेट में भी क्वेश्चन पूछ जाता है योनि व्यापद में, ठीक है ना। तो इसीलिए योनि व्यापद बिना किसी संशय के, बिना किसी डाउट के पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि हर साल क्वेश्चन आ रहा है, तो इस बार भी पूरे चांसेस हैं, ठीक है। लास्ट में कुछ पॉइंट दे रखे हैं चिकित्सा सूत्र से रिलेटेड, सो वी विल सी वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट विद द ड्रग कलेक्शन एज पर द सीजन्स, राइट। सो फर्स्टली वी विल सी चरक ओपिनियन। सबसे पहले वो क्या बता रहे हैं, मूल, है ना। मूल कब कलेक्ट करना चाहिए, तो मूल जो है शिशिर और ग्रीष्म, ठीक है। तो शिग्रू करके याद रख सकते हैं, शोभांजन, है ना। आम बात में शिग्रू का बहुत अच्छा रोल बताया है। एनीवेज, तो मूल जो है वो शिग्रू में कलेक्ट करना है बच्चों, ठीक है, शिशिर और ग्रीष्म में। ओके, आगे देखो, नूतन पत्र और शाखा वर्षा और वसंत में बताया हुआ है। अब वसंत ऋतु आप सभी जानते हैं कितनी बढ़िया सीजन है, इसमें नए नए पत्ते आ रहे हैं, है ना, नई नई शाखाएं आ रही हैं, ठीक है, नए नए फ्लावर्स आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा सीजन है, ब्यूटीफुल सीजन है। तो ऐसे ही हमें याद करना है कि वसंत ऋतु है मतलब कि नूतन पत्र एवं शाखाएं, नए नए पत्ते आएंगे, है ना, प्लवर, ठीक है, और शाखाएं, ऐसे करके याद रख लीजिए कि नूतन पत्र शाखा वसंत में कलेक्ट करेंगे और साथ में वर्षा का भी इन्होंने जो है ऐड कर दिया। ओके, नेक्स्ट देखो, छाल, कंदक, शीर। छाल मतलब त्वक ले सकते हैं, कंदक और शीर, ये तीन चीजें बताई हैं कब बच्चों, शरद ऋतु में बताई है। यहाँ से दो बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कभी शीर पे पूछा जा चुका है, कभी कंद पे, कभी त्वक पे। तो तीनों ही जो चीजें हैं वो शरद ऋतु में कलेक्ट करनी है। तो आप कैसे याद रखोगे, शक्ति, ठीक है, शक्ति करके याद रख लेना। क्ष से हो जाएगा हमारा क्षीर, क से कंद और त से हो जाएगा त्वक यानी कि छाल। ओके, तो शक्ति शरद में। ओके, आगे चलते हैं, स्नुही क्षीर। तो स्नुही क्षीर का यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि शिशिर में इसको कलेक्ट करना है, कि भले से जो क्षीर का कलेक्शन है वो शरद टाइम बताया हुआ है, लेकिन जो स्नुही क्षीर है वो शिशिर में बताया गया है। और ये यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लो, शिशिरांते बोला है स्नुही क्षीर का, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में शिशिरांत दिया है तो उसको प्रायोरिटी देना है, बट अगर नहीं दिया है, ऐसे में आप शिशिर भी लगाओगे तो वो भी ठीक होगा, ठीक है। तो ना से याद रख लो, देखो स्नुही में ना आ रहा है, इसमें भी ना आ रहा है, शिशिरांते, ठीक है। और अगर पूछे अश्वगंधा कब कलेक्ट करना है, तो अश्वगंधा शिशिर में बताया हुआ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम सार। तो सार कब कलेक्ट करना है बच्चों, हेमंत में बताया गया है सार। अब देखो, हमने सार पुरुष के लक्षण पढ़े हैं, है ना, सत्वसार, रक्तसार, मांससार इत्यादि। तो वो किसके बताए गए हैं, किसी पर्सन की तो बात की गई है ना। यहाँ पर पर्सन क्या कौन है, हेमंत है, ठीक है। तो हेमंत का हमें सार पता करना है, ऐसे याद रख लो कि सार जो है किसका पता करना है बच्चों, हेमंत का पता करना है। लास्ट आता है हमारा पुष्प और फल। अब देखो, हर किसी का फ्लावरिंग सीजन अलग होगा और फ्रूटिंग सीजन भी अलग होता है ना। तो इसीलिए आचार्य चरक ने बहुत ही मतलब बिना किसी क्लासिफिकेशन के कि ठंडे के मौसम में कौन सा फल आएगा, ग्रीष्म में कौन सा फल आएगा, वो बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन हो जाता है ना। तो इसीलिए उन्होंने बोल दिया था ऋतु कि जो जिस सीजन में आएगा फ्लावर या फ्रूट उस सीजन में कलेक्ट कर लो, ठीक है। बाकी सारे जरूरी है, अच्छे से याद करने हैं। शक्ति वाला सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर क्वेश्चन आएगा चरक वाले ओपिनियन से तो ये वाला सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, राजनिघंटू जी का ओपिनियन देखते हैं, वो क्या बोलते हैं। राजनिघंटू का पढ़ने से पहले आप जब भी वो सीजन वाली टेबल याद करते हैं तो किस सीक्वेंस में याद करते हैं, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, राइट, इसी सीक्वेंस में याद करते हैं ना। तो इसी सीक्वेंस में हमें राजनिघंटू का कोड याद करना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही याद करेंगे तो चांसेस हैं आंसर गलत होने के। जिनको याद हो जाता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कहूंगी राजनिघंटू वाला कोड से याद कर लो ताकि आंसर इजीली निकल जाए, ठीक है, बहुत जरूरी है। क्योंकि ये वाला देखो, पहले कोड सुन लो। मूफा पूफा जब सब जानते ही होंगे ना, मूफा क्या होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और पूफा क्या होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, राइट। तो मूफा पूफा पे कोड बना रहे हैं हम, क्या है, मूफा पूफा, ठीक है। मूफा पूफा पात्र में कितना, 5 किलो है, ठीक है। तो मूफा पूफा जो फैटी एसिड्स हैं उनको हमने पात्र में डाल के देखा तो कितना क्वांटिटी निकला है, 5 kg इसका वेट निकला है, ठीक है। इस पर हमने कोड बनाया है राजनिघंटू वाला, है ना। तो देखो, सबसे पहले क्या है, शिशिर, राइट, शिशिर है नंबर 1 पे, तो ये हो जाएगा मूल, मूल, ठीक है। नेक्स्ट देखो पूफा, तो पूफा क्या हो जाएगा,
पुष्प और फल, दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है बच्चों, वसंत ऋतु आ रही है ना, तो वसंत में क्या है, पुष्प और फल। थर्ड क्या है, पात्र, ठीक है। तो जो पत्र बताया है वो कब बताया है बच्चों, निदग्ध काल मतलब ग्रीष्म में, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे आ गया हमारा ग्रीष्म। नेक्स्ट देखो 5 किलो, तो 5 क्या है, पंचांग, ठीक है, पंचांग, तो ये हो गया शरद ऋतु, ठीक है। पंचांग मतलब 5, शरद ऋतु। और केजी, केजी मतलब क्या हो जाएगा, कंद, कंद किलो, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा हेमंत ऋतु, ठीक है। ये पूरा सीक्वेंस जो मैंने बताया आपको सारा सेम चलेगा, ये वाला जो सीक्वेंस बताया ना मैंने, ये सारा सेम चलेगा एक्सेप्ट वर्षा ऋतु, ठीक है। तो यहाँ पर वर्षा ऋतु के बारे में नहीं आया है कोड में, इतना याद कर लेना। आई होप सो अभी आप अगर ये वाला कोड पढ़ लेंगे तो आंसर गलत नहीं होने वाला, सब बच्चे सॉल्व कर लोगे इजीली, ठीक है। तो कोड याद रख लेना बस। मूफा पूफा पात्र में कितना है बच्चों, 5 किलो है। और ये वाला जो हम सीक्वेंस याद करते हैं, शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, इसमें से वर्षा हटा देना बस, ठीक है। थर्ड ओपिनियन किसका आता है, आचार्य शरंधर का। तो आचार्य शरंधर ने क्या बताया बच्चों कि वमन विरेचन अर्थ वसंत के अंत में ग्राह्य करना है, ठीक है। कि जो भी आप वमन विरेचन वाली औषधि आपको रिक्वायर्ड है तो वो आपको कब कलेक्ट करनी है, वसंत में करनी है बच्चों, वसंत में, ठीक है। बाकी जितनी भी बची हैं वो सारी कब करनी है, शरद में करनी है। बस इन्होंने 2 ही ओपिनियन बताए हैं आचार्य शरंधर, या तो वसंत या फिर शरद। इस पे क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी कि वमन विरेचन ग्राह्य जो ड्रग्स हैं वो कब हमें कलेक्ट करने हैं, तो आंसर क्या है, वसंत ऋतु में, ठीक है। बाकी आचार्य सुश्रुत का भी एक बार देख लो। आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है कि जो सौम्य वाले जो वीर्यात्मक द्रव्य है वो कब कलेक्ट करोगे, सौम्य ऋतु में करोगे। जबकि आग्नेय या फिर उष्ण वीर्यात्मक जो ड्रग्स है वो कब कलेक्ट करोगे बच्चों, आग्नेय ऋतु में करोगे, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा करके एक रेफरेंस दिया है, थोड़ा सा वो भी माइंड में होना चाहिए, ओके। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आचार्य चरक वाले पार्ट से ही पूछे गए हैं, तो एटलीस्ट इतना तो याद कर लेना। राजनिघंटू वाला ये वाला कोड याद कर लेना, ठीक है, आंसर सॉल्व कर लोगे। और शरंधर का फर्स्ट पॉइंट ये वाला वमन विरेचन वाला, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं, सिराओं का मूल, ठीक है। तो जब आप सुश्रुत शारीर 7 पढ़ते हैं, है ना, तो वहां पर सिरावर्ण विभक्ति शारीर करके एक अध्याय आया है जहां पर सिराओं की उन्होंने संख्या दे रखी है, दुर्वेद्य अवेद्य, है ना, कितनी कितनी है, और शाखा कोष्ठ ऊर्जत्रु ऐसे करके पूरा डिवीजन दे रखा है। बहुत जरूरी है वो वाला चैप्टर भी, है ना। पूरा चैप्टर जरूरी नहीं है, मतलब उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो जरूरी है। जैसे कि सबसे पहला जरूरी क्वेश्चन क्या है, दुर्विद्य सिरा। अगर मैं टोटल सिराओं की बात करूं बच्चों तो कितनी होती है टोटल सिराएं, 700 होती हैं। स से 700 और स से सिरा और सा से ही सुश्रुत, है ना। तो सुश्रुत अनुसार टोटल सिराएं कितनी है बच्चों, 700 होती हैं, जिनमें से दुर्विद्य कितनी है, 20। दुर देखो द आ रहा है ना इसमें, और इसमें क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, दुर्विद्य। अवेद्य कितनी होती है, 98, ठीक है, 98। और अगर इन अवेद्य सिराओं का अगर आपने वेधन कर दिया तो क्या हो जाएगा, वैकल्य, मरण इत्यादि ऐसे लक्षण बताए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि जो अवेद्य सिराएं हैं, है ना, तो वो शाखाओं में कितनी बताई गई है, ठीक है। तो शाखाओं में बच्चों को कितनी होती है, 16 होती है। अगर हम बात करें कोष्ठ की तो कोष्ठ में कितनी होती है, 32। और ऊर्जत्रु, तो ऊर्जत्रु में बताई गई है 50, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, इसको याद कर लेना कि अवेद्य सिरा रिस्पेक्टिवली 16, 32 और फिर 50, देखो डबल हो गई है, 16 फिर 32, है ना, और 30 के बाद जो है 50 हो गई है। तो रफ जो है राउंड फिगर याद कर लेना, एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम इन 700 का डिवीजन देखें कि 700 कैसे बैठ रही हैं, तो देखो तो 700 कैसे हो रही है, 400 हो गई हमारी शाखाओं में, कोष्ठ में हो गई कितनी 136, और ऊर्जत्र में हो जाएंगी बच्चों 164, ठीक है। इनमें भी अगर मैं बात करूं तो 100 इंटू 4 शाखाएं ऐसे करके हो जाती है 400, 136, 136 कैसे हो रही हैं, 34 इंटू वात पित्त कफ रक्त, 164 कैसे हो रही है, 41 इंटू वात पित्त कफ रक्त, ठीक है। और इसका फर्दर डिवीजन देखें तो 25 इंटू वात पित्त कफ रक्त, ठीक है। तो ऐसे करके आपको एटलीस्ट, अगर इतना सब याद नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि 700 सिराएं होती हैं। इनका डिवीजन कैसे है बच्चों, 400, नेक्स्ट 136, नेक्स्ट 164, ठीक है। नेक्स्ट देखो आचार्य सुश्रुत ने जो सिराओं का मूल बताया है वो नाभि बताई है, जबकि आचार्य वाग्भट ने क्या बताया बच्चों, हृदय बताया है, ठीक है। और जो सिराओं के मूल हैं वो कितने हैं, आचार्य सुश्रुत अनुसार 40 है, ठीक है। कितनी है मूल सिराएं, 40 बताई गई हैं, ठीक है। 40 कैसे ही होंगी, 10 वातिक, 10 पैतिक, 10 कफज और 10 रक्तज, ठीक है। तो दोष अनुसार याद करनी है हमें, वो भी पता होना चाहिए कि 40 कैसे हुई है, 10 ईच एज पर दोष, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने तो रक्त को भी दोष माना है, इसीलिए उन्होंने रक्त अनुसार भी जो है 10 बताई हैं, ठीक है। आगे चलते हैं व्रणाश्रय। तो व्रणाश्रय देखो
जहां से क्वेश्चन आता है वो क्या है, ये वाला, कि संधि जो है वो व्रणाचार्य सुश्रुत ने बताया है, जबकि चरक ने जो है बच्चों मेद बताया है। मेद, संधि की जगह मेद बताया है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। बाकी जिन लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ा है आचार्य सुश्रुत द्वारा, जहां पर वो व्रणाचार्य की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने तो पूरा याद किया ही होगा। त्वक मांस शिरा स्नायु वस्ती संधि मर्म और कोष्ठ, ऐसे करके टोटल कितने हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी, और चरक की भी 8 हो जाएंगी। बस डिफरेंस इतना ही आता है कि चरक ने जो है संधि की जगह मेद माना है, बस उतने ही डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है हमें, क्या, अमाशय अस्थ श्लेष्मा बाकी के जो 4 कफ के भेद हैं, है ना, उनको पोषण देता है एज पर सुश्रुताचार्य। ठीक है, त्रिकस्थ श्लेष्मा बाकी कफ के भेदों को पोषण देता है एज पर आचार्य चरक। तो प्रधान जो है आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है, अमाशयस्थ श्लेष्मा बताया है, जबकि चरक ने जो है त्रिकस्थ श्लेष्मा बताया है। ठीक है, कि बाकियों को पोषण दे रहे हैं, तो ये हो गया एज अ सेंटर ऑफ न्यूट्रिशन, बाकियों को जो है सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलो यहाँ पर अंजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो श्रेष्ठ अंजन जो है आचार्य चरक अनुसार क्या है, सोवीरांजन, है ना, ये जो है नित्य प्रयोग के लिए आप यूज कर सकते हो सोवीरांजन। लेकिन आचार्य सुश्रुत क्या बताते हैं, स्रोतांजन, स्रोतांजन। ठीक है, ये नित्य प्रयोग करोगे। ठीक है, रसांजन के बारे में आचार्य चरक क्या बताते हैं, रसांजन के लिए जो टाइम बताया गया है, जो कितनी रात्रि पर प्रयोग करना चाहिए, तो क्या है, पंचरात्रि अष्टरात्रि वा, है ना, 2 ऑप्शन दिए हैं उन्होंने, या तो 5 दिन के बाद करो या फिर 8 दिन के बाद करो। ठीक है, जबकि अष्टांग हृदय ने क्या बताया बच्चों, सप्तरात्रि, इन दोनों के मध्य बता दिए, ना 5 ना 8। ठीक है, तो सप्तरात्रि पर जो है रसांजन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, एज पर अष्टांग हृदय। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं कि वर्षा ऋतु में सेवन रस कौन सा है, तो आचार्य चरक क्या बताते हैं, अम्ल, लवण और स्निग्ध। ठीक है, अम्ल और लवण, कि अम्ल और लवण जो है हमें सेवन करना चाहिए किसमें, वर्षा ऋतु में। तो देखो वर्षा में क्या है, हर जगह पानी पानी गिर रहा है ना, अम्ल रस भी कैसा होता है, लिक्विड है, मतलब रस सारे लिक्विड ही होंगे, लेकिन अम्ल कैसा हो गया, पानी एक जैसा ही होता है ना, जैसे ऑरेंज जूस है, ऑरेंज जूस में से जब आप लिक्विड निकालते हैं तो कैसा होगा, बिल्कुल पानी जैसा ही होता है। लवण, जो लवण होता है वो भी हम समुद्र पानी से तो कलेक्ट करते हैं, तो इसीलिए ऐसे करके याद रख लो कि वर्षा में भी हर जगह पानी पानी है, और अम्ल और लवण भी बिल्कुल वाटर के सामंजस्य, बिल्कुल द्रव जैसे ही, पानी के जैसे ही होते हैं, इसीलिए वर्षा ऋतु में ये हो गए सेवन योग्य। ऐसे करके एक स्टोरी बना के दिमाग में याद रख सकते हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के रिलेटेड, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर जो जलाशय बताया है कि कौन सा जलाशय है जिसका सेवन करना चाहिए वर्षा ऋतु में, तो 2 ऑप्शन बताए हैं आचार्य चरक ने, बल्कि 3 बताए हैं इन्होंने। पहला क्या, माहिंद्र जल, दूसरा कौप जल, ठीक है, और तीसरा सारस, है ना। तो ये 3 जो है जलाशय बताए हैं कि यहाँ से जो है आप पानी ले सकते हो वर्षा ऋतु में। ठीक है, कौन सा नहीं लेना है वो भी बताना चाहिए, है ना। तो नादय जल जो है वो उन्होंने मना किया है, नदी का जल नहीं लेना है, नादय जल उन्होंने मना किया है आचार्य चरक ने। ठीक है, अच्छा, कोई एक ऋतु है जहां पर ये अम्ल और लवण वर्ज्य है, कौन सी ऋतु है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, वो ऋतु जिसमें अम्ल और लवण ये दोनों जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वर्ज्य है। ठीक है, हिंट मैं देती हूँ कि वर्षा ऋतु के आसपास ही आती है वो वाली ऋतु। ठीक है, आगे चलते हैं। एज पर आचार्य सुश्रुता, तो आचार्य सुश्रुत क्या बोल रहे हैं कि कटु तिक्त कषाय ये सेवन करना चाहिए वर्षा ऋतु में, कटु तिक्त कषाय। ठीक है, और आंतरिक जल का सेवन बताया है आचार्य सुश्रुत ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट चरक वाला ही है, उसको ज्यादा वेटेज देनी है आपको। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर शोथ के बारे में बात कर रहे हैं कि वातिक शोथ जो है वो दिवाबली बताया है, कफश शोथ जो है रात्रि बलि बताया है। तो वातिक शोथ जो है दिन में बढ़ जाएगा, एग्रेवेट हो जाएगा, जबकि कफश वाला रात्रि में एग्रेवेट होगा। ओके, नेक्स्ट देखो योनि व्यापद, तो जैसे मैंने बताया योनि व्यापद से हर साल क्वेश्चन आता है बच्चों, है ना। तो योनि व्यापद बहुत जरूरी है, पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये चरक चिकित्सा वाला अच्छे से पढ़ लेना, जो 30 चैप्टर में दिया हुआ है योनि व्यापद। तो देखो यहाँ पे 2-3 पॉइंट दे रखे हैं। द्वंद्वज वाले जो योनि व्यापद है जो आचार्य चरक ने बताए हैं वो क्या है, वात कफज वाले जो योनि व्यापद है वो कितने हैं बच्चों, 2 बताए हैं आचार्य चरक ने। कौन कौन से, कर्णिनी और उपप्लुता, कर्णिनी और उपप्लुता। ठीक है, ये बताए हैं वात कफज। ठीक है, वात पित्तज वाले कौन से हैं, परिप्लुता और वामिनी, है ना। तो देखो इसको मैं कैसे याद करती थी कि इसमें आ रहा है पी और वी, और इसमें भी क्या आ रहा है पी और वी, है ना, परिप्लुता, वामिनी, वात और पित्त। तो ऐसे करके भी आप याद कर सकते हो, है ना। किसी चीज से जब रिलेट कर लेते हो ना तो वो चीजें याद रह जाती हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो कोशिश करना है कहीं ना कहीं पर कनेक्शन जरूर ढूंढ लिया करो, ताकि अगर ट्रिक भी नहीं मिल रही तो कनेक्शन ढूंढ लिया करो, है ना, ताकि याद हो जाए, क्योंकि हमें अल्टीमेटली आंसर करेक्ट करके आना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो वात कफज, तो कर्णिनी और उपप्लुता ये है वात कफज। ठीक है, जबकि आचार्य सुश्रुत का अगर आप बात करोगे तो आचार्य सुश्रुत ने कर्णिनी को केवल कफज में रखा है, और साथ में जो है रक्त दोष की भी दृष्टि बताई है, किसमें, कर्णिनी में, है ना। कर्णिनी को आप जो है सर्वाइकल इरोजन विद पॉलिप से ले सकते हो। ठीक है, कर्णिनी।
आगे देखो यहाँ पर कुछ कुछ चिकित्सा सूत्र दे रखे हैं, जैसे कि प्रतिमार्गहरणम, ठीक है, प्रतिमार्गहरणम रक्त पित्त में बताया है ना। अगर ऊर्ध्व रक्त पित्त है तो वहां पे विरेचन बताया है, अधोग रक्त पित्त है तो वहां पर वमन बताया है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिमार्गहरण चिकित्सा, है ना। जबकि स्वमार्गहरण किसमें है, अम्ल पित्त में है ना। नेक्स्ट देखो प्रतिद्वंद चिकित्सा, तो जिसमें पेड़ बताए गए हैं वो किसमें है, उन्माद में बताया है ना। राज्यक्षमा में जुगुप्सा चिकित्सा बताई गई है कि वहां पर जो है मांस इत्यादि का प्रयोग बताया है ना, जंगल मांस वगैरह ले सकते हैं राज्यक्षमा में। तो अगर पेशेंट वेजिटेरियन है तो कैसे खिलाओगे, जुगुप्सा, छुपा करके पेशेंट को दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो व्यतास चिकित्सा, व्यतास क्या होता है, अपोजिट वाली, कभी शीत कभी उष्ण ऐसे करके। तो ये बताई गई है श्वास काश कास अर्श और पित्तावृत वात में, और वात व्याधि में भी बताया गया है व्यतास चिकित्सा। वात व्याधि ऐड कर लो, वात व्याधि, ठीक है। तो ऐसी 5 कंडीशन है जहां पर व्यतास चिकित्सा बताई है आचार्य चरक ने, ठीक है। तो कैसे याद रख सकते हो व्यतास चिकित्सा, पीवी आकाश में, पीवी आकाश में, तो पी से क्या हो जाएगा, पित्तावृतवात, वी से हो जाएगा वात व्याधि, है ना। आकाश तो अर्श कास श्वास, पीवी आकाश में, ठीक है। नेक्स्ट देखो एको महागत, महागत बहुत सारे बताए गए हैं ना, रक्त पित्त इत्यादि को भी महागत बोला गया है, लेकिन अगर पूछे कि एको महागत क्या है तो क्या है बच्चों, अतत्व विनिवेश है, ठीक है। मध्य के लिए क्या बोला गया है, महादोषम महागदम, रक्त पित्त के लिए क्या बोला गया है, महागदम महावेगम। इसका जो वेग है ना वो बहुत स्पीड वाला होता है, फास्ट होता है, तो क्या बोला गया है, अग्निवत शीघ्रकारी, चाहे अग्नि के समान शीघ्र होता है। आपने देखा होगा जब किसी के साथ में ऐसा मिसहैपनिंग हो जाती है, घर में आग लग गया है, कुछ हो गया है, तो जो फायर है वो कितनी जल्दी स्प्रेड होती है ना। तो इसीलिए बताया गया है कि रक्त पित्त का जो वेग है ना, महावेगम, इतना तेज होता है जैसे कि अग्नि के समान, है ना। तो उपमा जो है अग्नि की दी गई है। नेक्स्ट देखो हिक्का, तो हिक्का के लिए क्या बोला गया है, महाशब्दा, महाशब्दा, ठीक है। नेक्स्ट हलीमक, हलीमक को जो है महाव्याधि बताया गया है, ठीक है। तो छोटे छोटे टर्म्स हैं जो हर डिसीज के अकॉर्डिंग दी गई है। यहाँ पे से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको एक बार सुन लेना, बस जितना मैंने बताया उतना ही हल्का फुल्का याद रख लेना। बट इसके जो ऊपर वाली जो चीजें थी ना, जैसे कि योनिव्यापद, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। दूसरा ये जो मैंने बताया सिरा वाला पार्ट भी जरूरी है ना। अभी रिसेंटली जो है यूपीपीएससी में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था सिराओं से, तो वो देख लेना जरूरी है, प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तीसरी चीज ये जो मैंने बताई थी संग्रह काल, चरक वाला तो एटलीस्ट पढ़ लेना, अगर पूरा नहीं याद हो रहा है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट चरक वाला पढ़ लेना, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पेज नंबर 38। अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है यू कैन अप्रिशिएट, अपने बैचमेट्स के साथ शेयर कर लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट।